आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार। कोरोना वायरस कोविड-19 इस महामारी की वजह से भारत समेत लगभग पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। इसके प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे पास सही जानकारी हो और हम सावधान और जागरूक रहें। और हमें उम्मीद है हमारे इस कार्यक्रम से जो जानकारियां कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आपको दी जा रही हैं या दी जाती रहेंगी या दी गई हैं, उनका आप ठीक से पालन कर रहे हैं। देश में कोविड की स्थिति की बात करें तो देश में 77 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 92.2% हो गई है और ठीक होने वालों की जो संख्या है वो कुल सक्रिय मामलों की संख्या का लगभग 15 गुना है। इसके अलावा भी बहुत से सवाल हैं जो हमारे श्रोताओं के पास हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं कोरोना को लेकर। उन सब का जवाब और उन सब के समाधान के लिए हमारी ये कार्यक्रम है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अगर हमारे श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर और सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर है 23314444। अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर साहब, देश में लगातार जो कोरोना से ठीक होने वालों की दर है वो बढ़ती जा रही है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में भी कहा। लेकिन फिर भी दिल्ली जैसे ऐसे बहुत से शहर हैं जहां पे कोविड की स्थिति अभी नहीं सुधर रही है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कहा जा रहा है कि इसकी तीसरी लहर जो है आ रही है। क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब? इसके कई सारे कारण हैं। एक तो मौसम में बदलाव जी, दूसरा हवा में प्रदूषण में बढ़त, और तीसरा क्योंकि त्योहार के समय पे थोड़ा सा लापरवाही होती है और लोग काफी मात्रा में भीड़ में बना देते हैं और बाहर चहल पहल भी ज्यादा हो जाता है। ये तीनों कारणों के वजह से वायरस को ज्यादा मौका मिलता है फैलने का। जी डॉक्टर साहब, देखा गया है कि दिल्ली में और इलाकों की वजह से दिल्ली में जो है वो ज्यादा संक्रमण है। कहा जा रहा है कि इसमें मौसम का जो है काफी असर है। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो लगभग पूरे उत्तर भारत में इस समय सर्दी का प्रकोप है। तो दिल्ली जैसे शहरों में इसके बढ़ने के और क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? देखिए, सर्दी के मौसम में कई सारे परिणाम होते हैं जी। एक तो क्योंकि ठंडी हवा थोड़ा भारी होती है, वो जल्दी आसमान के ओर उड़ती नहीं है जी। और जिस जल्दी से गर्म हवा ऊपर चले जाती है आसमान के ओर, ठंडी हवा जमीन के आसपास ही रुक जाता है और उसके वजह से वायरसेस जो हवा में है वो जमीन के आसपास ही रहते हैं और लोगों को इन्फेक्ट करने में काफी उनको मौका मिलता है वहां पे। और दूसरी बात यह है कि ठंड के मौसम में जो कुदरती इम्यूनिटी है, जो इन्नेट इम्यूनिटी हम कहते हैं, बीमारी को सामना करने का शक्ति जो होता है हमारे शरीर में, वो भी कम हो जाता है। तो ये दोनों कारणों के वजह से सर्दी के मौसम में इन्फेक्शन होने का संभावना ज्यादा होता है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि प्रदूषण के बारे में भी जो मैंने जिक्र किया, वो भी ज्यादातर हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में हो जाता है कई कारणों की वजह से। एक तो हवा में भारीपन होने की वजह से, और दूसरा आप जैसा जानते हैं यहाँ पे जो फसल का जो एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है, क्रॉप वेस्ट जो है, उसको जला देते हैं, या शहरों में भी ये जो कचरा जो है वो भी जला देते हैं लोग थोड़ा गर्मी पाने के लिए। तो उससे जो धुआं उठता है वो भी पोल्यूशन बढ़ा देता है, प्रदूषण बढ़ा देता है। और जब हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है वो फेफड़ों पे भी असर करता है और शरीर में इम्यूनिटी को भी कम कर देता है। तो ये सारे कारण जो हैं मिलजुल के
एक तरीके से वायरस को ज्यादा मौका प्रदान करते हैं और दूसरा शरीर में उसको मुकाबला करने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो डॉक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाले 3 महीने हैं वो दिल्ली जैसे शहरों के लिए बहुत क्रिटिकल होंगे। नहीं, बिल्कुल। उत्तर भारत में जहाँ पे सर्दी का प्रकोप ज्यादा होता है दक्षिण भारत के मुकाबले में, और खास करके दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण भी ज्यादा होता है, आगे आने वाले 3-4 महीने हमें काफी सतर्क रहना चाहिए और संभल के रहना चाहिए। डॉक्टर, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के मौसम में क्या अतिरिक्त सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? एक तो देखिए, जिस हद तक हम प्रदूषण से बच के रह सकें घर में भी और बाहर भी, वो बेहतर है। और दूसरा, क्योंकि सर्दी के मौसम में थोड़ा सा इम्यूनिटी कम हो जाता है, बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है, तो सर्दी के मौसम में हम ठीक तरीके के कपड़े पहने और सर्दी के शिकार न बन जाएं। मगर सबसे महत्वपूर्ण ये है खुद को बचाने के लिए कि भीड़ भाड़ में न जाएं और पौष्टिक आहार खाएं, खास करके ताजा सब्जी और फल, जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाता है और ये इन्फेक्शन को मुकाबला करने का क्षमता बढ़ती है। मगर ये खास करके क्योंकि त्योहार का समय भी है और नया साल के जश्न भी लोग काफी उत्साह से मनाते हैं, तो ये भूल नहीं करनी चाहिए कि कोई भीड़ भाड़ में घुस जाए और वहां पे ये वायरस का संक्रमण हो जाए। और जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, मास्क तो आवश्यक है, उसमें कोई शक नहीं है। और जब कभी भी आप घर के बाहर जाएंगे मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है। और बेहतर है कि ऐसी जगह पे जाएं अगर जाना भी, जहाँ पे खुली हवा चलती हो और वायरस को ज्यादा देर रुकने का मौका नहीं मिलता। इस बीच हमारे साथ पहले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओके नवीन जी, स्वागत किया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो नवीन जी आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी मेरा राम राम जी। नमस्कार जी। कहिए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी बहुत सारी बीमारियां फ्लो आ गए हैं, जैसे सर जापानी से रिलेटेड हुआ सर, ये चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब, और सर कोरोना भी उसी हिसाब से जोर शोर पकड़ रहा है और कि यूरोप देश में इतना ज्यादा बढ़ रहा है। एक्चुअली सर, अगर हमें कोरोना हो जाता है और सर कोई बीमारी भी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में, तो सर ये हो जाता तो हम कैसे पहचान करें कि हमें कोरोना है? जिस तरह सर बहुत सारी बीमारी आ गई है, इसके बारे में बताएं। थैंक्स। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि अगर ये कोमॉर्बिड हैं या कोरोना से संबंधित जो दूसरी बीमारियां हैं या उससे मिलते जुलते लक्षण हैं, तो ये कैसे पता करेंगे कि उन्हें कोरोना है, और अगर कोमॉर्बिड हैं तो फिर इन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, पहला सवाल जो है कि ये फ्लू या चिकनगुनिया या डेंगू से किस प्रकार हम पहचान अलग बना के रखें कोविड का, उसके क्या लक्षण है, तो उसका यही समाधान है कि अक्सर ये बीमारी कोरोना का बुखार के साथ शुरू होता है और सूखी खांसी के साथ शुरू होता है जी। और फ्लू और बाकी डेंगू वगैरह में खास करके हमें नजला शुरू हो जाता है, नाक बहता है ज्यादा, और खांसी में भी बलगम काफी निकलता है जी। और अक्सर गला खराब होने का या नाक बंद होने का लक्षण पहले आता है, बाद में बुखार आता है फ्लू में। तो ये फर्क है। और दूसरा, कोविड की बीमारी में खास करके कोरोना वाला जो है, वहां पे दूसरे भी लक्षण आ सकते हैं, जैसा कि स्वाद का शक्ति खो बैठना, और किसी चीज का महक जो है वो हमें नहीं मिलेगा, सूंघने का शक्ति वो भी खो बैठना। तो ये जो स्मेल और टेस्ट का जो है वो जब हम खो बैठते हैं तो उसका शक कोरोना की ओर जाता है। मगर सूखी खांसी के बारे में याद रखिए। और खास करके दूसरा चीज भी है कि सांस अगर ज्यादा फूलने लगे, उसका मतलब है कि फेफड़े के ऊपर काफी असर है, तो कोरोना का शक ज्यादा होनी चाहिए। इस बीच हमारे दूसरे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाड़मेर से सतीश। सतीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार सतीश जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, मैं एक किसान हूँ, तो हम खेतों में काम करते हैं, घर वाले ये मजदूर तो नहीं लाते हैं, तो हमको मास्क लगाना आवश्यक है क्या?
डॉक्टर साहब, ये किसान हैं और खेतों में काम करते हैं, क्या इनको मास्क लगाना जरूरी है? देखिए, अक्सर खेतों में हवा खुल के बहती है और वहां पे खास करके अगर कोई भीड़ भाड़ नहीं है और ज्यादा लोग आपके समीप नहीं है तो वायरस से संक्रमित होने का खतरा बहुत ही कम होता है। फिर भी अगर सर्दी के मौसम में खास करके प्रदूषण हो और वहां पे काफी धुआं हो तो फिर तब मास्क लगाना बेहतर है, क्योंकि उसका असर या पेस्टिसाइड का असर आपके फेफड़े के ऊपर पड़ सकता है और फेफड़े कमजोर होने से कोरोना को ज्यादा मौका मिलता है वो फेफड़े के ऊपर काफी तीव्र आक्रमण करने का और काफी नुकसान पहुंचाने का। नहीं तो अगर आप अकेले हैं, हवा साफ है और खुली हवा में है तो तब वहां पे मास्क पहनने की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है। राजस्थान के चूरू से पूनम हमारे साथ जुड़ रही हैं अपने सवाल के साथ। पूनम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा ये सवाल था कि जैसे अभी 25 तारीख को हमारी शादी है तो हम शादी में कैसे सावधानी बरतें? डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रही हैं कि 25 तारीख को इनकी शादी है और भी बहुत सारे समारोह होंगे, उन समारोह के अंदर ये अपने आप को कोरोना से कैसे बचाकर रख सकते हैं? क्योंकि शादी का समय तो काफी उत्साह होता है, खुशी का माहौल होता है, तो काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपके परिवार के भी, आपके मित्र वगैरह, मगर ज्यादा भीड़ बनाना ठीक नहीं है क्योंकि ज्यादातर शादी के समय में घर के अंदर ही भीड़ जम जाता है। तो एक तो काफी कम लोगों को आपके आसपास आने दीजिए और दूसरा जो कुछ भी है जिस हद तक हो सके रस्म कुछ खुली हवा जहां पे है वहां पे चलनी चाहिए और कम से कम दरवाजे और खिड़की खुले रखनी चाहिए ताकि हवा काफी बह जाए और उसके साथ वायरस भी अगर हो तो बह जाए। मगर सभी को मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है क्योंकि वायरस किसी से भी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच सकता है। तो ये सारे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। बाद में शादी तो कर लीजिए और खुशी मनाइए, मगर ये जरूरी है कि थोड़ा सा आप सतर्क रहें। डॉक्टर साहब, दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के अलावा दोबारा संक्रमित होने वाले मामलों की संख्या ने जो है चिंता बढ़ा दी है और ऐसा समझा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि हमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं और अब हमें कोई खतरा नहीं है, और जबकि ये एंटीबॉडीज कब खत्म हो जाए शायद उन्हें पता भी नहीं चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्हें और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कोरोना से जो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं शरीर में, वो अब पाया गया है कि वो 3 महीने के अंदर काफी उसका स्तर कम हो जाता है, वो तकरीबन निकल ही जाते हैं। मगर ये भी पाया गया है हाल ही में कि दूसरे तरह का इम्यूनिटी जो है, वो जिसको हम कहते हैं टी सेल इम्यूनिटी या सेल्यूलर इम्यूनिटी, वो कम से कम 6 महीने तक पाया गया है और शायद उससे ज्यादातर रक्षा मिलती है। और ये भी है कि अगर दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना हो तो अक्सर पुराने इन्फेक्शन का जो हमारे पास मेमोरी है, यादगार है शरीर में, उसके जरिए हमारे शरीर में फिर इम्यूनिटी दोबारा जाग सकता है। तो ये कुछ प्रोटेक्शन मिलता है एक बार कोरोना आने के बाद, मगर फिर भी क्योंकि एंटीबॉडीज का लेवल 3 महीने के अंदर कम हो जाता है और सेल्यूलर इम्यूनिटी 6 महीने के बाद में कितना देर रहेगा उसका पक्का पता नहीं, फिर भी सावधानी बरतना बिल्कुल आवश्यक है ताकि कोरोना दोबारा ना हो जाए। इस समय दिल्ली से चंदन फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। चंदन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार सर मेरी तरफ से। जी नमस्कार, कहिए क्या सवाल है आपका? सर, सुबह हम जब पार्क में वॉक करने जाते हैं तो लोग दौड़ते हैं, काफी बहुत लोग होते हैं जो दौड़ते रहते हैं सर जी। तो क्या उनकी जो तेज गति से सांस लेते हैं उससे भी क्या वायरस फैल सकता है क्या? डॉक्टर साहब, लोग दौड़ते हैं, तेज गति से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, क्या उससे भी वायरस फैल सकता है, ऐसा ये जानना चाहते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जी। इसके 2 पहलू हैं। एक तो जब आदमी बहुत तेजी से सांस लेता है या तेजी से बोलता है, बहुत जोर से बोलता है और हवा तेजी से निकलती है,
तो तब ये वायरस के पार्टिकल्स ज्यादा निकलते हैं उनके मुंह से या नाक से। हल्का स्वर में बोलने से या हल्का सांस लेने से उतने ज्यादा वायरसेस नाक से या मुंह से नहीं निकलते। तो जरूर जब आदमी तेजी से सांस लेता है तो एक तो वायरस के ज्यादा पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं, और अगर आदमी को कोरोना वायरस हुआ है, संपर्क हुआ है, तो ज्यादा वायरस पार्टिकल्स बाहर निकल सकते भी हैं। फिर भी दूसरी बात यह है कि अगर आदमी मैदान में दौड़ता है और उसके आसपास कोई नहीं है या उसके मित्र जो कोई भी है दूर खड़े हैं, तो फिर वो खुली हवा में वो वायरस बह जाता है। तो तब अगर जोर से भी सांस ले तो ज्यादा खतरा नहीं है। तो खतरा तब होता है जब ये इस प्रकार का वर्जिश करने के बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 3-4 लोग या 5-6 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पे 2 या 3 लोग बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं, तो तब खतरा होता है। डॉक्टर साहब, लोग तेजी से बात करते हैं, तेजी से सांस लेते हैं, और जैसा कि अध्ययन में भी कहा गया है, आपने भी कहा कि वायरस जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। उसे नीचे गिरने में कितना वक्त लगता है? देखिए, वो हवा के प्रसार के ऊपर है जी। अगर वो थूक के रूप में निकलता है तो जल्दी जल्दी जमीन के ऊपर गिर जाता है, तुरंत गिर जाता है जी। अगर वो वायरस पार्टिकल्स हवा में मिल जाते हैं, एरोसोल जो बनते हैं, तो हवा में ही मंडराते रहते हैं काफी देर तक, और एक वायरस क्लाउड बन जाता है। तो हो सकता है कि जमीन के ऊपर गिरे, दूसरे आदमी के शरीर के ऊपर गिरे, या हवा में ही वो टिके रहें कुछ घंटों तक। इसीलिए कहते हैं कि छींकते और खांसते समय एरोसोल्स आपके मुंह से और नाक से निकलते हैं, और वही जो है ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। और इसीलिए मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ड्रॉपलेट से होने वाला है या एरोसोल से होने वाला है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस समय आप प्रस्तुत कर रहा है कोविड पर विशेष कार्यक्रम, और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। यह नंबर टोल फ्री है और आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें फोन कर सकते हैं। इस बीच अमृतसर से गुरुजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। गुरुजीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या सवाल है आपका? सर, मेरा ये सवाल है कि जो न्यूज़पेपर है, प्रिंटिंग से होते हुए कितने हाथों से गुजरकर हमारे के द्वारा हमारे पास पहुंचता है जी। तो खुदा न खासा कोई जो इन्फेक्टेड हो रास्ते में पेपर, तो उससे हमको कोरोना हो सकता है। ये पेपर फेस पर कितने दिन तक वायरस रहता है, कितनी देर तक जिंदा रहता है? डॉक्टर ये पूछना चाहते हैं कि पेपर्स पर ये कितनी देर तक वायरस जिंदा रह सकता है? पहले ये माना जाता था कि पेपर के ऊपर ज्यादा देर ये वायरस नहीं टिकता जी। ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों तक टिकता है, वो भी ज्यादा मात्रा में नहीं टिकता, इसलिए न्यूज़पेपर से कोई ज्यादा खतरा नहीं है। मगर अभी ये मान रहे हैं कि सर्दी के मौसम में वायरस कुछ ज्यादा ही दिन टिक सकता है किसी चीज के ऊपर, मगर क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में शायद वायरस न्यूज़पेपर के ऊपर अटका नहीं रहेगा, तो अगर न्यूज़पेपर आया तो उसको आप थोड़ी देर बाहर रख लीजिए धूप में, बाद में ले आके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होना खतरा काफी कम है। अगर कोई आदमी उसके ऊपर खांसा है और थूका है तो तब वायरस वहां पे अटकने का चांसेस है। खाली हवा से जो वायरस बहता है वो पेपर के ऊपर ज्यादा देर नहीं टिकता। कोलकाता से हरविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हरविंदर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, रोहितनाथ मिश्रा जी। हम पूछ रहे हैं कि अभी तो गर्मी में जाते हैं तो रात में स्नान कर लेते हैं, तो अभी ठंडा है उसमें कैसे नहाएंगे डेली सर? जी डॉक्टर, इनका बहुत आम सवाल है। गर्मियों में तो लोग बाहर से आते थे, नहा लेते थे, अब जब सर्दियां बढ़ती जा रही हैं तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पूरा शरीर अगर नहाना मुश्किल भी हो, हाथ तो धो लीजिए, क्योंकि शरीर के ऊपर
से अगर मुंह के अंदर या नाक के अंदर या आंखों के अंदर जो वायरस प्रवेश करता है तो तभी तो इन्फेक्शन होता है। ये 3 ही द्वार होते हैं जिससे कि शरीर में ये वायरस प्रवेश करता है, और उसको मुंह तक ले जाने वाले जो है हमारे शरीर के भाग, वो है हमारे हाथ। तो अगर आप हाथ साफ रख लें, अगर शरीर को भी आप पूरी तरह नहीं नहला पाए तो कोई बात नहीं, सर्दी के वजह से और किसी कारण के वजह से, मगर हाथ बार बार साफ रखने से अगर आप मुंह को भी छू लें वो इसी हाथ से, तो वायरस हाथ से मुंह पे नहीं जाएगा और नाक के अंदर या मुंह के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो हाथ साफ रखना बिल्कुल आवश्यक है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हमें सावधानियां बरतनी है। इस बीच दरभंगा से अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। नमस्कार। इसमें मेरा प्रश्न है कि ये अभी हम लोग के इधर 2 प्रश्न है मेरा। एक तो अभी हम लोग के इधर चुनाव हो रहा है तो उसमें उंगली में सभी वोटरों को रोशनाई लगाई जाती है, तो उससे कोरोना फैलने का डर है या नहीं? जी। और दूसरी बात, अभी जो जाड़ा में मान लीजिए अगर कोरोना वायरस का आक्रमण अगर बढ़ता है तो इसमें क्या मृत्यु दर भी बढ़ने की संभावना होगी कि अब कोरोना का थोड़ा सा कमजोर पड़ने के कारण उसकी खतरा कम होगी? डॉक्टर साहब, 2 सवाल हैं इनके। पहला सवाल चुनाव से संबंधित है। कहते हैं कि चुनाव में जो स्याही लगाई जा रही है क्या उससे कोरोना हो सकता है? और दूसरा सवाल, जाड़ा बढ़ता जा रहा है, सर्दी बढ़ता जा रही है, कोरोना भी इसमें शायद बढ़ेगा, तो क्या मृत्यु दर भी बढ़ सकती है? देखिए, ऐसा है, जो शाही लगता है हमारे उंगली के ऊपर तो उसमें कोरोना होने का संभावना बहुत ही कम है और वो जल्दी सूख भी जाता है। जी। अगर कोई भी आपको शक हो कि किसी और व्यक्ति ने आपका हाथ छुआ है और वो शाही लगाया है, तो आप घर जाके हाथ धो लीजिए अच्छी तरह। तो अगर वायरस का संपर्क हुआ भी हो तो वो निकल जाएगा, और वो शाही जब सूखने के बाद उसके अंदर वायरस टिकना उसकी संभावना नहीं। और दूसरा, आपने कहा कि सर्दी के वजह से क्या कोरोना का मृत्यु का डर बढ़ता है, तो जरूर कोरोना का संपर्क होने का खतरा बढ़ता है, और क्योंकि स्वाभाविक रूप में हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होता है, कोरोना का मुकाबला करने का क्षमता होती है, वो सर्दी के मौसम में थोड़ा कम हो जाता है। तो थोड़ा बीमारी हो तो गंभीर रूप से होने का शक है, खास करके उन व्यक्तियों में जिनमें पहले से ही कुछ बीमारी हो या जिनका उम्र काफी ज्यादा हो, तो उनको और भी सावधान रहना चाहिए। मगर अगर हम कोरोना से बच सकते हैं और संक्रमण से बच सकते हैं तो और किसी चीज का डर होने की जरूरत नहीं। आइए अब लुधियाना से जगदीश जी का सवाल सुनते हैं। वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? सर, पहला सवाल तो मेरा ये है, जैसे हम एक मास्क को धो के रोज चलाते हैं जी, तो वो सर हम कितने दिन तक इसका यूज करते हैं? जी देखिए, दूसरा सवाल ये है मेरा कि जैसे, हेलो जी कहिए। दूसरा सवाल ये है कि जैसे यूरोप और अमेरिका में महामारी दोबारा से फैल रही है जी, अगर ये महामारी हमारे इंडिया में आती है तो सर इसमें जिम्मेवारी किसकी है? मतलब कौन? डॉक्टर साहब, ये मास्क के बारे में पूछना चाहते हैं। ये पूछना चाहते हैं कि मास्क को किस तरह से कितनी बार धोया जाए और मास्क सही तरीके से पहनने का क्या तरीका है? देखिए, मास्क आप शाम में घर में आके धो सकते हैं और अगले दिन तब तक सूख जाएगा, फिर पहन सकते हैं। क्योंकि आम तौर से घर में कोई व्यक्ति बीमार ना हो तब आप मास्क नहीं आमतौर से आप पहनेंगे नहीं, तो धो के अगले दिन सवेरे तक वो सूख जाएगा। जब आप बाहर जाएंगे फिर मास्क पहन के चले जाइएगा, और हो सके तो 2 मास्क रख लीजिए। अगर एक ज्यादा ही खराब हुआ तो दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कॉटन या कपड़े से बने मास्कों के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा? ये बिल्कुल जी। और दूसरा जो मास्क है उसको भी आप कर सकते हैं, उसको भी साफ कर सकते हैं, और खास करके उसको गर्म स्टीम में स्टीम को एक्सपोज करें तो फिर वो मास्क भी साफ रख सकते हैं आप दूसरे मास्क को भी। आइए पठानकोट से शशि
जी का सवाल सुन लेते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? स्वागत है सर। जी कहिए शशि चौधरी जी, क्या सवाल है आपका? सर ये सवाल, हम सर खेती बाड़ी करते हैं और पशु भी पालते हैं सर, कितना कोरोना का कितना खतरा है सर? जी डॉक्टर, ये खेती बाड़ी करते हैं, पशु भी पालते हैं, कोरोना से कितना खतरा है? देखिए, खेती बाड़ी से और पशु पालने से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ता। लोगों में अगर भीड़ भाड़ में आप शामिल हो जाएं तो तब कोरोना का खतरा बढ़ता है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर खेती के समय बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल के करना पड़ता है, बहुत समीप रहना पड़ता है दूसरों का, तो तब ये सारे सावधानी बरतना बिल्कुल आवश्यक है, जैसा कि मास्क और हाथ साफ रखना वगैरह। मगर खेती के समय में हम आप ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं बनाएंगे, तो केवल पशु के साथ आप खेती करेंगे उनके मदद से, तो कोरोना का कोई ऐसी खतरा नहीं है। कार्यक्रम का आखिरी सवाल अब हम लेते हैं। रायबरेली से रामशंकर अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। रामशंकर जी, कार्यक्रम में नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है कि जैसे सर्दी और बढ़ती जा रही है, तो इसमें खांसी, जुकाम, बुखार आदि चीजें जो है पैदा होती, अब इसमें हम डॉक्टर के यहाँ बगैर गए हुए कैसे जो है अंतर कर पाए कि ये कोरोना है या आम बुखार और वो जुकाम? जी डॉक्टर साहब, वही बेसिक सवाल है, कैसे अंतर करेंगे कि ये हमारे कोरोना है या हमें खांसी जुकाम है जो आम होता है? अगर खांसी में काफी बलगम आ रहा है और नाक बह रहा है तो वो शायद फ्लू है और दूसरे किस्म की बीमारियां हैं। अगर खांसी सूखी है तो संभावना ज्यादा है कि कोरोना है। जी। अगर बीमारी शुरुआत बुखार से हुई है तो कोरोना का संभावना ज्यादा है। बीमारी अगर खांसी और नजले से शुरू हुई है तो फिर ज्यादा संभावना है कि फ्लू का है। और आप स्वाद का शक्ति खो बैठे और जो महक का शक्ति खो बैठे, जो स्मेल का शक्ति खो बैठे, तो फिर मैंने सूंघने का शक्ति, तो तब कोरोना का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में ठंड भी बढ़ रही है और त्योहारों का भी सीजन है और फिर नया साल भी आने वाला है। ऐसे में आप हमारे सुनने वालों को क्या सलाह देना चाहेंगे कोविड से बचाव के लिए? देखिए, जोश और खुशी दिल में रहनी चाहिए और घर में दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ खुशियां मनाने में रहनी चाहिए। मगर बाहर भीड़ भाड़ में घुसने से खतरा बढ़ जाता है और अगले साल के त्योहार तक आप बीमार रहेंगे या और भी कुछ ज्यादा घातक परिणाम हुआ तो उससे कोई फायदा नहीं। तो पूरा आनंद लीजिए मगर सतर्क होकर। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में अपने सुझाव साझा करने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद। कोरोना ने लोगों की जीवन शैली और खान पान पर असर डाला है। अभी इस महामारी की वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। ऐसे में संतुलित आहार अपनाकर कोरोना संक्रमण से हम खुद को बचा सकते हैं। संक्रमण से बचने के आहार के पोषक तत्व के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ध्यान रखिएगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क लगाकर रखिए, हाथ धोते रहिए और सुरक्षित दूरी का पालन कीजिए। इन 3 चीजों का ख्याल रखिएगा, कोरोना आपसे दूर रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।